सोलन टू अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले जिन्होंने भी पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं वो प्लीज उन्हें देख के आए, क्योंकि हाल ही के एपिसोड्स में काफी कुछ हुआ है जो कि आप लोगों को पता होना काफी जरूरी है। और हाँ, मेरा एक और चैनल है जिसपे मैं एनिमे को एक्सप्लेन करता हूँ, तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप लोग सोलन टू अनराइवल टांग सेक्ट के फैन हैं। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यह काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसे वांग की ओर वापस ले आई थी। इसने एब्सोल्यूट आइस को ही सप्रेस करने के लिए उस वाटर को पिया था, जिसकी वजह से इसका माउथ, थ्रोट, इंटरनल ऑर्गन्स सभी बुरी तरीके से जल गए हैं। और यहाँ तक कि ये हर समय मौत की कगार पे खड़ा था। और यहाँ तक कि जब ये धीरे धीरे करके मर रहा था तब इसने स्ट्रगल करते हुए मुझसे कहा कि मैं इसे तुम्हारे पास ले आऊं जिससे कि ये तुम्हारी डिसीज को ट्रीट कर सके, और अगर मैंने इसे पोशंस नहीं दिए होते तो तुम इसे अभी यहाँ पे नहीं देख रही होती। और इस चीज को सुनकर डोंगर जोर जोर से रोने लगती है और ये कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम अकेले ही कुछ ऐसे खतरनाक चीजों से होके गुजर रहे होगे, और आखिर क्यों तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया। और तुमने कहा था ना कि हर एक बाधा मुसीबत का हम साथ मिलके सामना करेंगे। और डोंगर को इतना बुरा लग रहा होता है कि इसे खुद को खून की खांसी आने लगती है। और डोंगर की ऐसी हालत को देख के बाई बाई को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, जबकि डोंगर का ब्लड इस हार्ट ईयरिंग फ्लावर के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से ये ग्लो करने लगता है। और इस तरीके से ये दोनों लाइफ एंड डेथ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिससे कि ये दोनों ही एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। और इन दोनों की ही जिंदगियां अब आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। और अब ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो कि तुम दोनों के प्यार को ब्लॉक कर सके, और अब इन दोनों का प्यार हमेशा अमर रहेगा। जबकि इस तरफ वांक्यूर इस चीज को देख के हैरान होते हुए मन में कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ तक कि तब भी फॉर्म हो गया जबकि यह अभी भी अनकॉन्शियस है। और फिर वांक्यूर यह को काफी करीब से देखते हुए कहती है कि तुम सिर्फ इकलौती हो जो कि इसके दिल के अंदर है, और बस मेरा अपीयरेंस ही तुम्हारे जैसा है, लेकिन इसके दिल में मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती हूँ। और जब मैंने इसे तुम्हारे प्यार में सब कुछ सैक्रिफाइस करते देखा, यहाँ तक कि मुझे भी ये भी पता नहीं चला कि कब मैं इसके प्यार में पड़ गई। और अब मैं इसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये इस बात से भी काफी बुरा लगता है कि क्यों मैं तुमसे बाद में आई इसकी जिंदगी में, और ये तुम्हारे अलावा किसी और को दिल नहीं देगा और ना ही दो वुमेन से प्यार करेगा। और अब इसके लिए सब कुछ इसका प्यार ही है जो कि सिर्फ तुम हो, और इस प्यार के खेल में तुम जीत गई हो। इसका मतलब कि मैं अब इसके लिए तुमसे कभी कम्पीट नहीं करूंगी, और मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। और इतना कह के वांक्यूर यहाँ से जाने लगती है तो डोंगर पीछे से चिल्लाते हुए कहती है कि इसकी जिंदगी बचाने के लिए मैं सच में तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, और अगर किसी दिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। और अगर जानलेवा हालात भी हुए तब भी मैं डोंगर तुम्हारी मदद करने से हिचकिचाएगी नहीं। और इस बात को सुन के वांक्यूर रोते हुए यहाँ से चली जाती है कि इस तरफ डोंगर यह से कहते हैं कि यह अब से मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और अब इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे जख्म हील होते हैं या नहीं, लेकिन तब भी मैं हमेशा तुम्हारी वाइफ रहूंगी। और असली ब्लेसिंग तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, और मैं सच में भगवान की शुक्रगुजार हूँ जो तुम अब भी जिंदा हो, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो मैं भी ज्यादा समय तक नहीं जी पाती। यह आई लव यू सो मच। जबकि इस तरफ कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलता है। और तभी डोंगर बाई बाई से कहती है कि ब्रदर बाई बाई, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आएंगे, क्योंकि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और मुझे जल्द से जल्द अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने की जरूरत है, जिससे कि मैं यह का ख्याल रख सकूं। और इस चीज के लिए बाई बाई भी मान जाता है। और जब एल्डर स्वान को यह के बारे में पता चलता है तो वो यह के पास आते हुए कहते हैं कि आखिर यह को क्या हुआ है। और फिर एल्डर स्वान एक और एल्डर के साथ मिलकर यह की कंडीशन को देखने लगते हैं, और एल्डर स्वान कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। आखिर इस छोटू ने अकेडमी को कुछ भी इस बारे में क्यों नहीं बताया जब ये खुद किसी ऐसी जगह पे जा रहा था, और इसने क्या सच में सोचा कि अकेडमी इसकी मदद नहीं करेगी। डोंगर इधर आओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर किसी तरीके की अजीब बीमारी छिपी हुई है, चलो मुझे इसे चेक करने दो। और डोंगर भी इनके पास आ जाती है तो एल्डर स्वान अपने हाथों को डोंगर के कंधों पे रख के अपनी सोल
एनर्जी से इसे चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर किसी तरीके की स्ट्रेंज पावर छिप रखी है और यहाँ तक कि मैं भी पता नहीं लगा सकता हूँ कि आखिर वो क्या है। लेकिन वैसे तो ये किसी तरीके की डिजीज नहीं लगती है, क्योंकि अगर ये बीमारी होती तो मुझे अभी तक पता चल जाता। एल्डर जुआन, क्या आप युहाओ की कंडीशन को चेक कर सकते हैं? प्लीज जल्दी कीजिए और उसे देखिए कि उसे क्या हुआ है। और एल्डर जुआन तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देते हैं युहाओ की बॉडी को एग्जामिन करने के लिए, और ये अपनी पावर से युहाओ को चेक करते हुए कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि इसकी बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में हॉट एनर्जी है, जो कि इसके करंट बॉडी स्टेट के मैच की नहीं है। और तो ऐसा भी दिखता है कि उसकी लगातार एब्सोल्यूट आइस के साथ टकरार हो रही है। और इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर एक और चीज है जो कि काफी बड़ी मात्रा में आइस एट्रीब्यूट की सोल एनर्जी है। और इसकी बॉडी के अंदर की कंडीशन काफी ज्यादा केओटिक लग रही है, क्योंकि अभी इसकी बॉडी के अंदर दो बड़ी ताकतें हैं जो कि लगातार एक दूसरे से अभी लड़ रही हैं, और यही एक कारण है जिस वजह से ये रिकवर नहीं कर रहा है। और तो इसके अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो लगभग सभी ही जल के राख हो चुके हैं, और अगर ईमानदारी से कहूँ तो इसे काफी लंबे समय पहले ही मर जाना चाहिए था। लेकिन मैंने इसके अंदर एक और पावर को सेंस किया है जिसके अंदर काफी इमेंस वाइटलिटी है, और मुझे लगता है कि ये उसी पावर की वजह से अब भी जिंदा है। और इन सारी चीजों को सुन के जुआनलाओ कहते हैं कि क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, जिसपे जुहांग मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, और मैं सिर्फ तभी इसकी मदद कर सकता हूँ जब इसको वाइटलिटी की कमी हो, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में सोल पावर को इसके अंदर इंजेक्ट किया तो इसकी जान के ऊपर खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे सुटेबल इसके लिए ट्रीटमेंट यही है कि जैसा ये अभी है इसे वैसे ही रेस्ट करने दिया जाए। तो एल्डर जुआन कहते हैं कि ये तो काफी बुरा हुआ, हमें हमेशा इसकी वजह से इसकी चिंता करनी पड़ती है। और तभी यहाँ पे बेबी आ जाता है जो कहता है कि डोंगर, रेमन तुम्हारे लिए खाने के लिए तैयार है। तो डोंगर इन रेमन्स के लिए बेबी को शुक्रिया अदा करती है, और ये रोते हुए इन रेमन्स को खा रही होती है क्योंकि ये अपने आप को चुप नहीं करवा पा रही थी। और ये मन में कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना ही होगा, क्योंकि जब मेरे अंदर स्टेमिना होगा सिर्फ तभी मैं युहाओ का ख्याल रख पाऊंगी। और अगर मैंने अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की तो मैं उस चीज को इमेजिन करना शुरू कर देती हूँ कि युहाओ को कैसा लगा होगा जब उसने उस हॉट वाटर को पिया था। लेकिन मेरी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। युहाओ, आखिर तुम इतने बड़े स्टूपिड क्यों हो? और फिर डोंगर रात के समय युहाओ के साथ ही सोती है, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे होते हैं तभी वो हार्ट ईयरिंग फ्लावर जो होता है उसके अंदर से रेड कलर का ऑरा बाहर निकलता है, जिससे इन दोनों के चारों तरफ रेड कलर की बटरफ्लाइज बन गई होती हैं। और फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगर युहाओ को देखते हुए मन में कहती है कि मैं काफी लंबे समय से इतनी अच्छी तरीके से नहीं सोई हूँ, और ये अब भी सोते हुए काफी तेज आवाजें करता है, लेकिन इसके जल्दी उठने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। और कल एल्डर जुआन ने मुझे ये टॉनिक दिया था, लेकिन मैं कैसे इसे युहाओ को पिलाऊंगी? और फिर डोंगर थोड़ी देर सोचने के बाद उस पिल को खुद खा लेती है, जिसके बाद ये युहाओ को किस करके उसके मुंह में पिल डालते हुए मन में कहती है कि तुम अभी तो यहाँ तक कि अपना ख्याल भी खुद नहीं रख सकते हो, और मुझे भी ऐसे समय पे हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ होने वाली हूँ, तो फिर मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए? और इन बातों को सोचते हुए डोंगर काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है। और 3 दिनों बाद एल्डर जुआंग वापिस से युहाओ को चेक करने के लिए आते हैं, और युहाओ का थ्रोट जो कि जल के लाल हो रखा था वो अब हील होना शुरू हो गया था, और अब ये पहले के मुकाबले काफी सॉफ्ट भी हो गया होता है। और वैसे तो मुझे अब भी नहीं पता है कि वो टॉनिक क्या है जो मैं युहाओ को खिलाती हूँ, लेकिन मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अब युहाओ उसकी वजह से दोबारा बोल पाएगा जब इसका थ्रोट पूरी तरीके से हील हो जाएगा। जिसके बाद हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग डोंगर अभी युहाओ का ख्याल रख रही होती है, और ये कहती है कि सोल मास्टर टूर्नामेंट अगले महीने से शुरू होने वाला है, और हर कोई हर रोज काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और तुम चिंता मत करो, यहाँ तक कि अगर तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हम तब भी तुम्हारे लिए जीत लेके आएंगे, क्योंकि सभी लोग ही पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और यह क्या तुम्हें पता है कि आज रात मैं तुम्हारे फेवरेट फूड को खाने वाली हूँ, और मैं सच में अपना अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब तुम उठोगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं अपना कितना ज्यादा ख्याल रखती हूँ। ओह, याद आया कि मैंने अभी तुम्हें वो टॉनिक नहीं खिलाया है, और चलो पहले मैं तुम्हें वो टॉनिक खिला दूं, जिसके बाद हम दोबारा से बात करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना होगा।
और ये कहते हुए डोंगर उस पिल को मुंह में ले लेती है और युहाओ को खिलाते हुए कहती है कि देर से ही सही लेकिन मैंने काफी तरीके सीख लिए हैं युहाओ को वो पिल खिलाने के, और मैंने सीखा कि मुझे अपनी टंग को इस्तेमाल करना चाहिए उस पिल को तुम्हारे मुंह के अंदर पुश करने के लिए। और जब डोंगर ऐसा कर रही होती है तभी ये युहाओ के मुंह के अंदर थोड़ी सी हलचल को महसूस करती है, तो ये चौंकते हुए मन में कहती है कि रुको, क्या ये उठ गया है, क्या मुझे ये दोबारा से ट्राई करना चाहिए। और फिर डोंगर एक बारी और वापिस से युहाओ को किस करने लगती है और मन में कहती है कि इस बारी क्यों कोई भी रिएक्शन नहीं मिला, और इस बारी में तो सच में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, क्या वो बस मेरी इमेजिनेशन ही थी। और फिर ये रोती हुई आवाज में कहती है कि युहाओ आखिर तुम कब उठोगे। और तभी पीछे से युहाओ की आवाज आती है कि क्या तुम मुझे दोबारा से किस करोगी। और युहाओ की आवाज को सुनकर डोंगर काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम उठ ही गए। और युहाओ को होश में देख के डोंगर इससे लिपट के रोने लगती है और कहती है कि युहाओ आखिरकार तुम उठ ही गए, जबकि युहाओ कहता है कि एक बारी और दोबारा से कहो ना। तो डोंगर कहती है कि क्या कहूँ। तो युहाओ कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम कुछ भी करोगी मुझे उठाने के लिए, क्या तुम इस बात को भूल गई हो। तो डोंगर ब्लश करते हुए कहती है कि क्या तुम सच में अभी उसी बारे में सोच रहे हो। तो युहाओ हंसते हुए कहता है कि जब मैंने इसे सुना था तो मुझे काफी खुशी हुई थी। तो डोंगर कहती है कि युहाओ आखिर तुम्हें कैसे पता है कि मेरे अंदर एक हिडन डिजीज थी। तो युहाओ कहता है कि ये तो काफी बुरी बात हुई जो तुम्हें इस बारे में पता चला, और ऐसा दिखता है कि हमारे लौट के आने के बाद वो कुछ ज्यादा ही बातूनी हो गई है और उसे तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए था, और मैं जो लौट के आ गया हूँ और ठीक हो रहा हूँ क्या इतना काफी नहीं है। तो डोंगर युहाओ की बातों को सुन के चौंकते हुए कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम इस बात को मुझसे छिपाना बंद करो, मैं पहले ही सब कुछ जान चुकी हूँ और मैंने सच में इस बारे में काफी ज्यादा और गहराई से सोचा। तो क्या इस बात को तुम्हें अंकल ने बताया था। तो यह कहता है कि डोंगर इस तरीके से मत सोचो, अंकल ने वही सोचा जो कि तुम्हारे लिए अच्छा था, और तो और मैं भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गया था, लेकिन अब जब तुम ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। तो डोंगर कहती है कि चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने फादर के समान ही मानती हूँ, बल्कि उन्होंने ही तो मुझे बड़ा किया है, तो फिर मैं कैसे उन्हें इस चीज का दोष दे सकती हूँ। और यह ज्यादा बात मत करो और मैं तुम्हारे कपड़ों को धो के थोड़ी देर में आती हूँ। और जैसे ही डोंगर युहाओ के रूम के बाहर आती है तो ये काफी ज्यादा उदास हो जाती है और ये मन में कहती है कि फर्स्ट अंकल, सेकंड अंकल, आप लोगों ने आखिर क्यों युहाओ को इस तरीके से ट्रीट किया, और युहाओ को टेस्ट करने के लिए आप दोनों ने ही हद कर दी। जबकि इस तरफ हमें क्लियर स्काई सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइटन को छींकें आना शुरू हो गई थी और ये कहता है कि ना जाने क्यों अचानक से मुझे ठंड लग गई है। तो अंकल न्यूतियान कहते हैं कि लेकिन आखिर मुझे क्यों अचानक से ठंड लग रही है। और फिर हम युहाओ को अकेले बेड पे पड़े हुए देखते हैं और ये मन में कहता है कि आखिरकार ये कंप्लीट हो ही गया और आखिरकार अब मैं थोड़े समय के लिए रेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर अभी वांकियर का काफी बड़ा एहसान है, तो ना जाने कैसे मैं इस चीज की कीमत चुकाऊंगा, और सच में अब भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ तक कि वैसे मेरी बॉडी अब भी काफी कमजोर है, लेकिन मेरी जो सोल पावर है वो अब भी ठीक दिख रही है, और चलो मुझे जाके देखना चाहिए कि मेरी बॉडी अब कैसी दिख रही है। और जैसे ही ये अपनी बॉडी को अंदर से देखना शुरू करता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है कि क्या ये सच में मेरी खुद की बॉडी है। और यहाँ तक कि मैंने तो अपनी सोल पावर से उस हॉट वाटर को भी ब्लॉक नहीं किया था और लगभग मेरे सभी इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से जल गए हैं, और सच में इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या। और यहाँ पे सच में काफी ज्यादा गड़बड़ हो रखी है और ये मुश्किल से ही उस अननोन पावर की वजह से थोड़े बहुत हील हो पाए हैं, और मेरे मेरिडियंस के अंदर अब भी कुछ अननोन एनर्जीज स्टोर हो रखी हैं, और तो और यहाँ पे उस यिंग यांग पूल की सोल एनर्जी भी है, और ना सिर्फ इतना बल्कि वो आइस एनर्जी भी है जिसे स्नो एम्प्रेस ने एब्सॉर्ब किया था। यहाँ पे तो सच में काफी गड़बड़ हो रखी है और शायद ये सरफेस पे ठीक दिखता हो, लेकिन अगर वो स्ट्रेंज एनर्जी नहीं होती तो यहाँ तक कि अगर मुझ जैसे 10 भी होते वो सभी के सभी ही फूट पड़ते, और यहाँ तक कि अब तो मैं अपनी एक फिंगर को भी नहीं हिला सकता हूँ। ये तो वाकई में काफी बुरा हुआ, क्या अब मुझे हार मान लेनी चाहिए? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता हूँ, और मैंने तो डोंगर से वादा किया है ना कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए मुझे जीना होगा और उसे हमेशा खुश रखना होगा। वैसे तो मैं अभी अपनी फिंगर्स को फील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2 और जगह जहाँ पे मुझे चेक करना चाहिए कि वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और जैसे ही यह अपने ब्रेन को देखता है तो ये शॉक रह
जाता है और ये मन में कहता है कि ना सिर्फ मेरा स्पिरिचुअल ओशियन अब भी अछूता है, बल्कि सीनियर ने जो मुझे स्पिरिचुअल ट्रेजर दिया था उसे कंज्यूम करने के बाद मेरा जो स्पिरिचुअल ओशियन है ऐसा दिखता है कि वो काफी बड़े बदलाव से होके गुजरा है। और तो और मेरी मार्शल सोल भी म्यूटेट हो गई है और अब मैं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन और पर्पल डीमन आईज को लेवल 3 पे इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं अपनी बॉडी के मेरिडियंस के हर एक इंच को देख सकता हूँ। और जब यह यहाँ पे ऐसा कर रहा होता है तभी डोंगर यहाँ पे आ जाती है जो कहती है कि यह क्या तुम ठीक हो और आखिर तुम्हारी आंखों से ब्लू लाइट क्यों निकल रही है। तो यह कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। डोंगर क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लोगी। और इस चीज को सुनकर डोंगर चौंक जाती है। तो यह इससे कहता है कि मुझ पे विश्वास करो, मैं तो बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर डोंगर भी इसकी बात मान जाती है और ये अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर यह इसके साथ अपने विजन को शेयर करता है। तो ये इस नजारे को देख के दंग रह जाती है और ये कहती है कि ये तो नामुमकिन है क्योंकि अब मैं असल में पूरे सी गॉड आइलैंड को देख सकती हूँ और हर एक छोटी सी छोटी चीज को काफी क्लियरली देख सकती हूँ और ये सभी ही पूरी तरीके से 3 डायमेंशनल है। और तभी डोंगर के आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो यह कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ठीक हूँ, अब मेरी ज्यादा चिंता मत करो। और फिर हमें सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर जुबान काफी ज्यादा मदिरा पी रहे होते हैं और ये कहते हैं कि ये बच्चा यह भी ना, इसकी वजह से अब मैं बिग ब्रदर को क्या बताऊंगा जब मैं उनसे फ्यूचर में मिलूंगा। और तभी जुआन लॉ अलर्ट हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि कौन है वहाँ। और तभी यह यहाँ पे उड़ते हुए आ जाता है जो कहता है कि एल्डर जुआन मैं हूँ। और यह को देख के एल्डर जुआन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह क्या ये तुम हो, क्या ये तुम्हारा स्पिरिचुअल अवतार है, लेकिन आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तो यह बताता है कि इसने एक ऐसे इमोर्टल ट्रेजर को कंज्यूम किया है जिसकी वजह से इसकी स्पिरिचुअल पावर काफी बढ़ गई है और तो इसने मार्शल सोल को म्यूटेट करने में काफी मदद भी की है। जबकि इस तरफ एल्डर जुआन हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो स्पिरिचुअल डोमेन रियलम है, यह क्या तुम सच में इस स्पिरिचुअल रियलम तक पहुंच गए हो। और ये वाकई में काफी औसम बात है जो तुम स्पिरिचुअल डोमेन रियलम तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारी आई मार्शल सोल का क्या हाल है। तो यह बताता है कि वो भी म्यूटेट हो गई है। तो एल्डर जुआन कहते हैं कि तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग तो वाकई में काफी अमेजिंग है और अभी तुम जिस स्पिरिचुअल लेवल पे हो उसके हिसाब से तुम डेफिनेटली पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 हो, लेकिन अभी तुम्हारे जख्म कैसे हैं। तो यह कहता है कि ये तो काफी बुरी बात है कि वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं जल्द से जल्द रिकवर कर सकूँ और जल्दी रिकवर होने का मेरे पास एक आइडिया है। तो क्या आप इसे सुनना चाहेंगे। जिस पर एल्डर जुआन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगा। तो यह बताता है कि सबसे पहले मैं अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके मेरी मेरिडियंस के अंदर जो फायर एंड आइस एनर्जीज हैं उनका एक मैप बनाने की कोशिश करूंगा और अगर मैं किसी तरीके से उस फायर एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव कर सका तो मैं पहले के मुकाबला ज्यादा तेजी से रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन तब भी इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो जुआन लाओ कहते हैं कि हाँ तुम ऐसा भी कर सकते हो और एल्डर जुआन कल तुम्हारे घर आएंगे रेगुलर चेकअप्स के लिए और तुम्हारी कंडीशन को भी चेक करेंगे। और हाँ याद रहे कि तुम्हें रिकवरी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। जिस पे यह कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और फिर जुआन लाओ कहते हैं कि ठीक है अब तुम लौट के जा सकते हो और तुम्हारे पूरी तरीके से रिकवर हो जाने के बाद हम तुम्हारी पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। और इस बात को सुन के यह को एक काफी तगड़ा झटका लगता है और ये कहता है कि क्या पनिशमेंट, लेकिन आखिर क्यों मुझे सजा मिलने वाली है। और इस चीज को सुन के जुआन लाओ काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और ये मन में कहते हैं कि कमीने तू हरदम मेरे लिए परेशानी खड़ी करता रहता है। और फिर ये सच में यह के ऊपर भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमीने अगर हर कोई तेरे जैसे बिहेव करने लगे तो आखिर मैं इस अकेडमी को कैसे चला पाऊंगा। और मैं तुम्हें अभी ही बता देता हूँ कि कुछ समय के लिए तुम्हें सी गॉड पवेलियन में से बाहर निकाल दिया गया है और तुम्हारे बिहेवियर को देखने के बाद ही तुम्हें दोबारा से एक्सेप्ट किया जाएगा। और इडियट आखिर मैं कैसे एल्डर मुंह को फेस कर पाता अगर वो ये सुनते कि तुम वहाँ पे मारे गए हो। तो यह मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि एल्डर जुआन प्लीज गुस्सा मत होइए और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं गलत था और अब जब चाहे तब मुझे सजा दे सकते हैं। तो एल्डर जुआन यह की मासूमियत को देखते हुए कहते हैं कि आखिर मैं कैसे तुम्हें सजा दे सकता हूँ और तुम सच में एक नंबर के सिर दर्द हो और अब यहाँ से लौट जाओ और जाके रेस्ट करो और बाकी की चीजें तभी एक्सप्लेन कर देना जब हम चेक करने के लिए आएंगे। और जब यहाँ से चला जाता है तब एल्डर जुआन सेकेंड अवेकनिंग के बारे में सोचते हुए मन में
में कहते हैं कि ये इसकी सेकंड अवेकनिंग है और तो और इसके पास एब्सोल्यूट आइस के साथ ट्विन मार्शल सोल भी है और ये तो सच में काफी अमेजिंग बात है और इस बच्चे का टैलेंट तो वाकई में अनबिलीवेबल है। जबकि इस तरफ यह जैसे ही यहाँ से लौट के आता है तो ये तुरंत ही अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से चेक करना शुरू कर देता है और अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करके इसने अपने मेरिडियंस को विजुअलाइज कर लिया होता है और उनका एक मॉडल भी बना दिया होता है और हर एक अलग सेक्शन को जिन पे असर हुआ है उन्हें अलग कलर्स के साथ मार्क कर देता है और यह अब सोचता है कि अब भी 20 दिन बाकी हैं सोल मास्टर टूर्नामेंट के शुरू होने में, इसलिए मुझे जितना हो सके उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा। और अब इसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया होता है वहाँ से जहाँ पे इसके जख्म छोटे होते हैं और इसके मेरिडियंस ओपन होते हैं और ये अपनी सोल पावर को अपने पैर से लेके डेंटियन तक सर्कुलेट होने देता है और एल्डर जुआंग की मदद के साथ केओटिक मेरिडियंस जो थे वो लगातार हील हो रहे होते हैं और उन्हें वापस से अपनी अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं और लगातार 3 दिनों के ट्रीटमेंट के बाद आखिरकार हो यह अपने हाथ की एक कलाई को हिला पा रहा होता है। हालांकि ये अपने हाथ को पूरी तरीके से मूव नहीं करवा पा रहा होता है और न ही थाइस और न ही बॉडी के किसी भी अंग को, लेकिन अब भी 3 डिफरेंट पावर्स इसकी बॉडी के अंदर मिक्स्ड थी और इसके बाद जो स्टेप था वो सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप था और ब्लेजिंग सन स्प्रिंग की वजह से जब इसकी बॉडी के अंदर फायर पॉइजन आया था सिर्फ उसको हटाने के बाद ही इसकी बॉडी का आगे ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इससे छुटकारा कैसे पाया जाए और अब इस चीज का सिर्फ एक ही समाधान है और वो है सर्जरी, जिसके लिए अब यह भी पूरी तरीके से तैयार होता है और तो और इसकी मदद करने के लिए स्नो एम्प्रेस भी बाहर आ गई होती है और सर्जरी का सुन के डोंगर की तो रूह ही कांप उठती है और यह कहता है कि मैं तैयार हूँ तो चलो शुरू करते हैं। जबकि इस तरफ स्नो एम्प्रेस कहती है कि क्या इससे हर्ट होगा तो यह चौंकते हुए कहता है कि स्नो एम्प्रेस क्या अब तुम बात कर सकती हो और चिंता मत करो तुम्हारे पापा हर्ट नहीं होंगे और बाद में मैं तुम पे ही डिपेंड होऊंगा। जिसपे स्नो एम्प्रेस कहती है कि हाँ पापा हर्ट नहीं होंगे और फिर जुआन लाओ कहते हैं कि स्नो एम्प्रेस से कहो कि वो शुरू करे, मैं और एल्डर जुआन हम दोनों ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जबकि इस तरफ स्नो एम्प्रेस को अभी यह की काफी चिंता हो रही होती है क्योंकि इसकी छाती बुरी तरीके से जल रखी थी और एब्सोल्यूट फायर की फायर पॉइजन के सामने टिकने के लिए जिससे कि यह की बॉडी के अंदर से इसे रिमूव किया जा सके, इसलिए स्नो एम्प्रेस अपनी एब्सोल्यूट आइस को नाइफ के अंदर इंसर्ट कर देती है जिसे यह के ऊपर यूज किए जाने वाला था। जिसके बाद ये नाइफ धीरे धीरे करके यह की चेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और जब ये यह की चेस्ट की तरफ जा रहा होता है तो वांकियर इस नजारे को नहीं देख पाती है और ये मुंह फेर लेती है और ये मन में कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, यह तुम्हें मेरे लिए सरवाइव करना ही होगा। जबकि इस तरफ स्नो एम्परर ने अपनी एब्सोल्यूट आइस की पावर को इस नाइफ के अंदर डाल के यह की चेस्ट के ऊपर कट लगाना शुरू कर दिया होता है और जैसे ही ये युहा की चेस्ट को चीरती है तो तुरंत ही इसकी छाती के अंदर से काफी खतरनाक तरीके से फायर बाहर निकलती है जिसे जुआन लाओ अपनी पावर से सप्रेस करके किसी चीज के अंदर डाल रहे होते हैं। जबकि एल्डर जुआंग युहा को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इस चीरा फाड़ी के दौरान युहा को वाकई में काफी दर्द भी हो रहा होता है और थोड़ी देर तक ऐसे ही इसके अंदर से ये फायर बाहर निकल रही होती है और जुआन लाओ कहते हैं कि जो ज्यादातर फायर पॉइजन था वो रिमूव हो चुका है और अब बस थोड़ा सा ही फायर पॉइजन रह गया है। और तभी हम देखते हैं कि ये बची हुई जो थोड़ी सी एब्सोल्यूट फायर होती है ये काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है और इस चीज को देख के यह भी काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो मेरे दिल की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है और लगता है कि ये फायर पॉइजन काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है। तो स्नो एम्परर बैरियर बना के इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन इसने तुरंत ही स्नो एम्प्रेस के बैरियर को तोड़ दिया होता है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो स्नो एम्प्रेस के डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और ये लगातार काफी तेजी से इसके दिल की तरफ बढ़ रहा है। और जब ये फायर यहाँ के हार्ट तक पहुंचने ही वाली होती है लेकिन तभी कोई यहाँ पे आ जाता है जो कि अपने सिर्फ एक ही फिंगर से इसे टच करता है जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और पलक झपकते ही एब्सोल्यूट फायर की जो पॉइजनस फायर होती है ये तुरंत ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और एल्डर जुआंग कहते हैं कि यह की बॉडी के अंदर का सारा फायर पॉइजन हट चुका है और फिर हमें यह के स्पिरिचुअल ओशियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस फायर को रोकने वाला और कोई नहीं स्काई ड्रीम होता है और ये कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे यहाँ पे होते हुए परेशानी खड़ी करने की और यह की ब्लीडिंग को रोकने के लिए और इसके जख्मों को बंद करने के लिए यह की छाती
को सुई धागे से सिलने लगते हैं और ये वाकई में काफी तेजी से यहाओ की सिलाई बुनाई कर रहे होते हैं और ये कुछ ही देर में यहाओ को पूरी तरीके से सिल डालते हैं। और जब यहाओ की पूरी तरीके से सिलाई बुनाई हो जाती है तो यहाओ को 1-2 बार खून की खांसी आती है, जिसके बाद ये एकदम ठीक हो जाता है और एल्डर जुआंग कहते हैं कि अब सब कुछ तुम पे ही है और अब अच्छे से अपने आप का ख्याल रखना और अपनी सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करवाने की कोशिश करो। और वैसे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन को हटा दिया गया है, लेकिन जो सोल पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रखी है वो वाकई में काफी बड़ी मात्रा में है और हमें अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा, जिससे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर की जो सोल पावर है उसका सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, जिसके बाद तुम्हें खुद ही अपनी सोल पावर को कंट्रोल करना होगा। और अब कोई हैरानी नहीं है कि एल्डर मून ने अपने सक्सेसर के रूप में इस बच्चे को चूज किया, क्योंकि ये जो प्रोसेस थी ये वाकई में काफी ज्यादा पेनफुल रही होगी, लेकिन यहाँ तक कि ये एक बार भी जरा सा चीखा नहीं। और फिर जुआनलाओ कहते हैं कि ये सुन के मुझे काफी राहत मिली और ये बच्चा सच में काफी ज्यादा दृढ़ है और अगर फ्यूचर में इसने सभी सोल एनर्जी को अपनी कल्टीवेशन में एब्जॉर्ब कर लिया तो इससे इसे काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी जो सोल एनर्जी स्टोर हो रखी है वो काफी ज्यादा है और ये सिर्फ उस पे कंट्रोल करके ही रिकवर और इम्प्रूव कर सकता है। और इसने तो काफी ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी को अपनी सोल बोन के अंदर स्टोर करके रखा है, जिसे ये धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन कहीं इससे ये अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ना खो दे और कहीं इस वजह से ये कहीं पैरालाइज ना हो जाए। और कुछ समय बाद यह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ सिर्फ अपनी अपर बॉडी के साथ, जो कि अभी सोल एनर्जी से अनइफेक्टेड है। तो जुआनलाओ कहते हैं कि क्यों ना तुम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट ना करो। तो यह कहता है कि अगर मैं अपनी एबिलिटीज के साथ पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं टीम के लिए एक काफी बड़ी मदद साबित हो सकता हूँ। और जब यह सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से ये चौंकते हुए कहता है कि ओ नहीं। तो जुआनलाओ पूछते हैं कि यह क्या हुआ, मैं अब और कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे पैर और ज्यादा नहीं झेल पाएंगे। तो जुआनलाओ कहते हैं कि क्या अब भी और बची है। और आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इजी तरीके से बता देता हूँ कि जो आइस एट्रीब्यूट की ज्यादा सोल एनर्जी यह के अंदर स्टोर हो रखी थी उसे यह अपनी सोल बोन्स के अंदर डाल रहा है, जिससे कि ये बाद में धीरे धीरे करके उन्हें इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसी दौरान इसे एक दिक्कत हो गई है और ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि मेरे पहले का अनुमान गलत नहीं था, लेकिन अब जो कंप्रेस्ड सोल पावर है वो लीक होके बाहर आने की कोशिश कर रही है और अगर ये इसी तरीके से मेरे मेरिडियंस तक पहुंच जाती है तो इससे काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो जुआनलाओ पूछते हैं कि तो फिर अब हम क्या करें, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने आप को और ज्यादा पुश ना करो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यह मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे टांग सेक्ट के बिहाफ पे पार्टिसिपेट करके टांग सेक्ट को रिप्रेजेंट करना होगा। अगर मेरे दोनों पैर काफी नहीं है तो बस मैं उसे अपने सिर्फ एक ही हाथ के अंदर ऐड करूंगा। और ये मत भूलिए कि मेरे लेफ्ट हैंड में अब भी एक सोल बोन है और वो सोल बोन और किसी की नहीं आइस एम्प्रेस की है। और फिर यह उस सोल एनर्जी को अपने लेफ्ट हैंड की सोल बोन के अंदर कंप्रेस करने लगता है और डोंगर यही सोच के दंग रह जाती है कि यह सिर्फ अब अपने एक ही हाथ को और अपर बॉडी को मूव करा सकता है और ये सब कुछ इसे इसी की वजह से सहना पड़ रहा है। और कुछ देर तक यह लगातार ऐसे ही लेटा रहता है और कुछ समय बाद ये अपनी आंखों को खोलता है और फिर ये अपनी राइट हैंड की मदद से अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। और जब डोंगर यह की उठने में मदद करने के लिए आती है तो यह इसे मना करते हुए कहता है कि प्लीज अभी मेरी मदद मत करो, मैं ये खुद अपने दम पे करना चाहता हूँ। और जैसे तैसे करके यह बैठ जाता है और कहता है कि आप लोगों ने देखा ना कि मैंने कर दिखाया। जबकि डोंगर को अभी यह की काफी चिंता हो रही होती है और यह कहता है कि आखिरकार अब मैं पार्टिसिपेट करके टांग सेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और जुआनलाओ यह के इस डिटर्मिनेशन को देख के परेशान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बच्चा भी ना किसी की भी नहीं सुनता है और बस हमेशा अपनी ही चलाता है। और फिर ये वापस से अपनी मदिरा पीने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।